मैंने कल जो है पढ़ाया था नॉर्मलिटी मोलरिटीज़ पे, जो है मोलरिटी पे क्वेश्चंस कराया था खासकर। आज का लेक्चर जो है मोलर कंसंट्रेशंस क्या होते हैं, सेमी मोलर क्या है, डेसी मोलर क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। फिर नॉर्मलिटी की आपकी जो है एक्सप्लेन करता हूँ। इसे रिप्रेजेंटेशंस है, अक्सर क्वेश्चंस में लिखा होता है 1m, तो इसका मतलब क्या है, मोलरिटी एक है। इसके कॉमन नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं मोलर सोल्यूशंस। जैसे 0.5 लिखा हो या 0.5 हो, m/2 लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसकी मोलरिटी कितना होगी, हाफ। इसको कॉमन नाम में क्या बोलेंगे, सेमी मोलर्स। अगर जो है 0.1 हो m या n/2 हो, m/10 हो, तो इसे बोलेंगे मोलरिटी है 1/10, इसे क्या बोलेंगे, डेसी मोलर्स। अगर जो है 0.01 m है या रिप्रेजेंटेशंस m/100 लिखा हो, तो इसे बोलेंगे कि मोलरिटी है 1/100 है ये, जिसे बोलेंगे 70 मोलर्स। अगर जो है 0.001 m है या फिर m/1000 है, तो इसकी मोलरिटी बोलेंगे ये है, इसे बोलते हैं मिली मोलर्स। ये कहाँ मिलेंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो ये वर्ड लिखा रहता है, जैसे लिखा होता है 0.01 m, ऐसे करके मान लो कहीं लिखा हो, ये ऐसे लिखा रहता है, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना, देखो ये लिखा होगा ये। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि मोलरिटी आपका 1/, इतना है, तो इसकी बहुत यूज होगी। सिंपल चीज़ें हैं तो बता दिया आपको। अब आते हैं नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी क्या है इसके बारे में बताता हूँ और इसका डिफिनेशंस भी बताता हूँ। तो जैसे आपको मैंने मोलरिटी बताया था, सेम वैसा है। इसमें यूज क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो डिफिनीशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये देखो, मोलरिटी में W/, मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पे W/ जो था मॉलिक्यूलर वेट लिखा था, यहाँ पे W/E लिखा है, तो इसे बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ये किसकी होती है, सोल्यूट की, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशंस। 1 लीटर सोल्यूशन या 1 dm³ हो, डेंसीमीटर क्यूब हो, तो 1 लीटर्स लिखा हो या फिर 1 dm³ हो। आपको मैंने जब मोलरिटी पढ़ाया था तो W/ मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया था, यहाँ लिखा था m/V/1000 था। अब इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर्स, यानी बैलेंस फैक्टर्स, इसका मतलब बैलेंसी, जिस पे जितना चार्ज हो, चाहे वो कैटायन का हो चाहे वो एनायन का हो। मैं इस पर क्वेश्चंस कराएंगे NCERT से ही, तो आपको फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं, NCERT में ही मैं आपको पढ़ाता हूँ सॉल्युबिलिटी। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, तो आज सॉल्युबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो NCERT आप खोल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी देख लीजिए। इसको मिटा देता हूँ। अब सॉल्युबिलिटी का सिंपल वर्ड है, कोई चीज़ घुलेगी, घुलना। तो अब आओ घोलते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। अब क्या घोलें, ये भी हो सकता है कि सॉलिड को लिक्विड में घोल दें, ये भी हो सकता है कि गैस को जो है लिक्विड में घोल दें, उसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। या फिर एक चीज़ और होती है कि लिक्विड में घोल दें। लेकिन हमारे NCERT में क्या है कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड्स, या फिर जो है अगर गैस को लिक्विड में, गैस को अगर लिक्विड में आप सॉल्व करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। हेनरी साहब ने बताया था, हेनरी लॉ बताया था। तो अगर इसकी आप डिफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स। इसका मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, यानी गिवन हो, दिया हो, यानी फिक्स हो। तो आप कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, it is defined as maximum amount of solute can be dissolved in a specific amount of solvents at a given temperature and pressures। यानी कंडीशन मस्ट बी गिवन, कंडीशन दिया होना चाहिए, ये नहीं प्रेशर चेंज कर दे, टेम्परेचर। तो आप कहेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए
गिवन कंडीशंस। कंडीशन में क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ये दिया होना चाहिए। अभी आगे आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो कह सकते हैं, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉलिड को आप कह रहे हैं घोल रहे हैं लिक्विड के अंदर, कहेंगे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स, ये हेडिंग मिलेगी आपको। यानी सॉलिड किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। तब फिर क्या फैक्टर होगी सॉल्युबिलिटी की, को किस पे डिपेंड करती है? तो कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कह सकते हैं। तो किस कौन कौन से फैक्टर होगी? पहला, किस फैक्टर, अगर सॉलिड को हम अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कौन कौन सा फैक्टर होगा? पहला चीज़ नेचर ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप घोल रहे हैं, जिसको मिलाने जा रहे हैं, उसका नेचर क्या है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट्स। दूसरा, जिसमें मिला रहे हैं वो कौन सा नेचर है? नेचर समझते हो? नेचर का मतलब होता है किस बॉन्ड से बना है। जैसे आपने नमक को उठाया, पानी में डाल दिया, चीनी को उठाया, पानी में डाल दिया, चौक लिया, पानी में डाल दिया, तो सब अलग अलग चीज़ से बनी है। इसमें अलग अलग बॉन्ड हो गए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अलग होगा, तो उसे नेचर कहते हैं। जिसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट। जिसमें मिला रहे हैं वो कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? सिंपल तरीके से यार, पानी है, एल्कोहल है मीन्स दारू है, ठीक है, केरोसिन से, यानी आप अलग अलग चीज़ ले रहे हैं, यानी पोलर है कि नॉन पोलर से। तो अब ये अलग अलग चीज़ से बनी है तो कहेंगे नेचर, ये अलग अलग चीज़ से बनी है तो कहेंगे नेचर। सिंपल तरीके से कि नेचर का और कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें बॉन्ड कौन सा है, किससे मिला है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, या मेटलिक बॉन्ड है, इस तरह की चीज़ें हैं। और थर्ड होता है टेम्परेचर्स। चौथा आपका है प्रेशर्स। लेकिन प्रेशर जब ओढ़ लेंगे कब होगा? जब गैस हो। गैस के लिए सॉलिड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये हेडिंग लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, या कहेंगे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, इन लिक्विड ये कह सकते हैं। डिपेंड ऑन, तो क्या क्या फैक्टर होगी, तो ये फैक्टर्स हैं। अब कोई सॉलिड हो उस पर प्रेशर लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पढ़ाएंगे। तो ये तीन चीज़ तो सॉलिड के लिए होगी। चौथा, जब प्रेशर की बात करेंगे तब अगला एक हेडिंग होगी कि गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ये वर्ड आएगा। तो ये बात यहाँ की नहीं है, ये चीज़ें यहाँ की नहीं, सिर्फ तीन चीज़ें हैं। अब इन तीन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो पहला हेडिंग है, अगर आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो एनसीईआरटी का पहला हेडिंग है कि आप जो देखना होगा, इस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये मैंने आपको ये दिखाया, इसमें क्या क्या हो सकता है। एक चीज़ आपको एनसीईआरटी मिलेगी, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो मिलेगी लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वर्ड आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत अच्छा वर्ड है ये, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक देहाती भाषा में बोलिए, जैसे को तैसे, ये वर्ड सुना होगा। यानी अब इसको सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि पोलर अगर कोई चीज़ है तो वो डिसॉल्व होगा पोलर में, और कोई चीज़ नॉन पोलर है तो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। इसका मतलब ये है। तो पोलर अगर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट जो करेंगे वो भी पोलर होना चाहिए। अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो अगर उसको पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगी। जैसे एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी खोलेंगे उसमें एक लाइन लिखा होगा, इसका मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है
पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये कह सकते हैं पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कुछ आप बहुत सारा चीज़ जानते हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ने नहीं, हमें क्या पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हो वही लेना होगा। जैसे एनसीईआरटी में अगर आप कहेंगे तो 2 एग्जाम्पल हैं, क्या है, एक है NaCl और एक है शुगर। हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन आते नहीं, तो हमें फालतू पढ़ने नहीं है। तो ये क्या है, सॉलिड्स, और ये भी है सॉलिड्स। हम आपको पढ़ाए थे कि ये आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। आप याद करिए, मैं और भी इसको डिटेल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, नमक लिए, पानी में डाल दिए, कुछ देर बाद देखेंगे कि नमक ख़त्म हो गया, उसमें छोटे छोटे गंदे पार्टिकल घूमा करते हैं, तो वो क्या होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं, ये इसके वजह से, आयनिक बॉन्ड इज़ नथिंग, आयनिक बॉन्ड इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। जैसे इसको हम पानी में डालते हैं, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देगा 2 चीज़ अलग हो जाएगी, और जब 2 चीज़ अलग हो जाएगी तो आप समझ सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब डिजॉल्व हो गया। तो अगर आप NaCl लेते हो, अगर शुगर लेते हो, इसको अगर आप डिजॉल्व करते हो वाटर के अंदर, किसके अंदर, डिजॉल्व इन वाटर, तो ये आसानी से, बहुत तेजी से डिजॉल्व, कहेंगे रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कह सकते हो, रेडली डिजॉल्व इन वाटर। अब इसको मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, क्यों डिजॉल्व हो जाता है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ये वाटर है और इसमें आप नमक डाल दीजिए, मान लो इतना बड़ा पार्ट है, नमक है। जैसे मान लो गांव देहात में देखा होगा कि लोग मार्केट से नमक खरीद के लाते हैं, अपने जानवरों को खिलाते हैं, तो इतनी बड़ी नमक, इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी, जो पाउडर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें डालेंगे, डाल दिया इसमें, नमक इसमें आएगा, तो ये मान लो ये है, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे नमक इसमें गिरेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक, तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी जल्दी से हो गए। तो ये अलग क्यों हुए, डिजॉल्व क्यों होंगे, पानी जो है, पानी होता है, इसका खुद का वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब ये होता है 80-81 होता है, ये जाके अलग कर देता है। तो कहते हैं नमक जो है पानी में डेढ़ डिजॉल्व हो जाती है। शुगर को भी देखा होगा, चीनी देखिए, चीनी को उठाइए, पानी में डालिए, और कुछ देर के बाद चीनी खत्म। लेकिन और जल्दी करना है तो उसमें नीचे से आग लगा दो, टेम्परेचर कर दो, जैसे चाशनी बनाते हैं लोग, तेज कर देते हैं नीचे से। ये सब बताएंगे, क्योंकि कंडीशन है ना, नेचर सोल्यूट का, नेचर सॉल्वेंट का, टेम्परेचर का। तो जो चाशनी बनाते हैं लोग, मिठाई लोग, तो तेज कर देते हैं, डाला उसमें पानी, डाला उसमें चीनी, तुरंत नहीं पूरा घुलती है, तो आग लगा देते हैं नीचे से। तो मैं अभी बताऊंगा कि आग क्यों लगाते हो, क्या है, सब बताऊंगा। क्योंकि हमने बताया था कि अगर किसी चीज़ को पानी में घोल लें, मैक्सिमम सॉल्बिलिटी ऑफ सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन सॉलिड लिए हैं तो हम टेम्परेचर लेंगे, और अगर गैस होगा तब प्रेशर लेंगे। तो और ये बात होगी, ये घुल गया। लेकिन अगर यही चीज़ हम कहें आपसे कि अगर NaCl है और शुगर है, इसको अगर हम डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, अगर ये चीज़ें घुल गई, अगर इसको जो है बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन में ये नहीं डिजॉल्व होती है, तो आपको एक लाइन और मिल गया। पानी क्या था, पोलर, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। तो यही चीज़ें हैं कि अगर ये जो पोल बनते हैं, पोलरिटी होती है, तो पोलर में डिजॉल्व होते हैं। अब ये बेंजीन में नहीं घुलेगी। लेकिन आपने देखा होगा नेप्थलीन या एंथ्रासीन्स, ये आपको पढ़ाया था, नेप्थलीन गोली आती है, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर इसे आप डिजॉल्व कर दीजिए किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो नहीं घुलेगी। आपने देखा होगा कि अगर इसको आप वाटर में डाल दीजिए तो जल्दी घुलती नहीं है। बाथरूम में देखा होगा छोटी छोटी गोलियां पड़ी होती हैं और कई महीने तक बाथरूम में यूज होती रहती हैं।
जहाँ यूरिन करते हैं लोग वहाँ गोली पड़ी होती है। अगर जल्दी घुलना होती, जाओ बाथरूम में चीनी डाली आओ और वहीं यूरिन करो, देखो चीनी वहाँ बचेगी नहीं बचेगी, तुरंत गायब हो जाएगी, तो इसका मतलब जल्दी धुल गई। लेकिन अगर वो गोली पड़ी होती है तो 15 दिन 20 दिन महीना दिन पड़ा होता है। लोग अपने कपड़े में भी डाल लेते हैं ताकि कपड़े में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, काकरोच है, ना लगे। तो ये नेप्थलीन या एंथ्रासिन वाटर में नहीं घुलती, इसलिए बाथरूम में पड़ी रहती है। लेकिन इन्हीं दोनों को अगर आप डिज़ोल्व कर दीजिए बेंजीन के अंदर, ये वाटर की बात है। अब इन दोनों की बात है अगर हम बेंजीन में करते हैं, बेंजीन में, तो ये आराम से रेडली डिज़ोल्व हो जाती है, आराम से घुल जाती है। कहेंगे रेडली डिज़ोल्व होती है। क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो है नॉन पोलर है और नॉन पोलर में आराम से घुल जाती है। तो ये बातें मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ कि अगर कोई पोलर है तो पोलर में डिज़ोल्व होगी, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर डिज़ोल्व होगी। जैसे कोई दारू वाला है, दारू लेता है, पानी लेता है, मिला के पी लेता है। अब तुम उसको दारू बजाय मिट्टी तेल पिलाओ, पानी ले मिट्टी तेल डाल दिया उसमें, भाई देखो पिएगा, कहेगा भले वो चाहे कितने नशे में हो लेकिन वो नहीं पिएगा, जान जाता है कि ये कंप्लीट उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है। तो ये एग्जाम्पल लिक्विड इन लिक्विड पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी आपका एग्जाम्पल था सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे थे। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं बातें आगे, क्या है, कई सारी चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी जब खोलोगे तो उसमें कई चीज़ मिलेगी। एक वर्ड होता है डिसोल्यूशंस, एक वर्ड होता है क्रिस्टलाइजेशंस, एक वर्ड होता है सैचुरेशंस, एक वर्ड होता है अनसैचुरेशंस। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं तब मैं अभी आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो आती है एक वर्ड डिसोल्यूशंस। तो एक वर्ड आता है डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशंस का मतलब क्या है? लगता है कि आप सॉलिड को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। किस में डिसॉल्व करेंगे? क्योंकि आपका हेडिंग है कि सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स। तो इसका मतलब अगर आप सोल्यूट पार्टिकल लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में और उसे डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट dissolve and its concentration increase in the solutions। लिख सकते हैं when a solid solute is added to the solvent, solid solute is added in solvent, some solute dissolve and its concentrations increases in solution, and its concentration increases in solutions। तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशंस। अब एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशंस। जो छोटे छोटे वर्ड हैं मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशंस। अगर आप सॉलिड सोल्यूट को लेते हो, डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्यूशंस के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर पहले से अगर सोल्यूट पड़ी है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशंस। इसको समझना है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है और ये एक बार पूछा जा चुका है। तो होता है क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशंस, क्रिस्टल बन जाए। अब क्रिस्टल वर्ड तो सुने होंगे, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करोगे? जैसे आपने किसी सॉलिड को लिया, सॉल्यूशन में मिलाया, तो उस सॉल्यूशन के अंदर पहले से पहले सोल्यूट पार्टिकल पड़े हैं। अच्छा, ये चीज़ आप जानते हैं सिंपल भाषा में कि अगर हम कभी भी किसी सोल्यूट को, किसी सॉलिड सोल्यूट को अगर हम डालते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% घुल जाए। एग्जाम्पल, चीनी लिया घुल गई, ठीक है, नमक लिया घुल गई, लेकिन आप चॉक ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, खड़िया मिट्टी ले डालिए, पूरा नहीं घुलेगी। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि कोई सॉलिड नेचर में 100% नहीं डिसॉल्व होती है। ये दिमाग में याद रखिएगा।
कि ये अगर वर्ड कोई कह दे कि कोई सॉलिड जो होती है या यूनिवर्स में जो सॉलिड होती है वो 100% डिजॉल्व होती नहीं, तो ये बात ये कह सकते हैं कि सॉलिड सोल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं या किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कुछ पार्टिकल तो घुल जाएगा और कुछ ऐसे पड़ा रहेगा। मान लो कोई सॉल्यूशन से पहले से उसमें पार्टिकल पड़ा हुआ था, आपने फिर डाला, तो ये भी तो हो सकता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में है और जो आपने डाला था ये आपस में कोलाइड हो जाएं। अब ये वर्ड आता है कोलाइड, क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कोलाइड्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको जो है कोलाइड्स के बारे में बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। अब वो कोलाइड्स बन के सेपरेट हो जाए, बाहर आ जाए, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे डिफिनीशन लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशंस, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशंस collide with some solute particle in solution collide with solid solute particle, collide with solid solute particle and separate out the solutions। इसे बोलते हैं कि अगर सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के जो है में पहले से जो सोल्यूट पार्टिकल पड़ा है उसे कोलाइड हो जाए और बाहर आ जाए, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो 2-3 चीज़ मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? जैसे मतलब ये आपको प्रैक्टिकली है, एकदम क्लियर है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और बन जाता है सॉल्यूशंस। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे मान लो हमने पानी लिया, तो पानी हो गया आपका सॉल्वेंट, हमने उसमें चॉक डाल दिया, खड़िया मिट्टी डाल दिया, तो कुछ खड़िया मिट्टी उसमें घुल गई होगी, कुछ खड़िया मिट्टी पड़ी होगी। देखो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये क्लोज वेसल्स हैं, बर्तन बंद हैं, तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम आती है। इक्विलिब्रियम कैसे आएगी? जो घुला हुआ है ना, अगर जो पहले उसमें जो पड़ा हुआ है अगर वो घुला तो उसी टाइम घुला हुआ बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका नाम होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये वर्ड क्या होती है? एट ए गिवन कंडीशंस, एट ए गिवन टेम्परेचर्स, गिवन टेम्परेचर मस्ट बी फिक्स, टेम्परेचर दिया हो, कांस्टेंट हो, ये कह सकते हैं गिवन टेम्परेचर्स। ठीक है, आओ उसको समझाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी सोल्यूशन में, तो आपको पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर्स और बहुत सारी चीज़ पढ़ाएंगे। मान लो डब्बा बंद है, डब्बा बंद किया, उसमें हमने चॉक डाला, पानी में चॉक घुलने लगी, घुल के एक कंडीशन आएगी कि अगर उसमें से घुला हुआ चाक अगर बाहर आया तो जो पड़ा हुआ चाक नहीं घुला है वो तुरंत घुल जाएगा। इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये चीज़ें क्लियर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन मिलती है, सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूशन बना होगा। अगर ये सोल्यूट इसमें फिर घुला तो ये घुला हुआ बाहर आ जाएगा, तो इनके बीच में आ जाएंगे इक्विलिब्रियम्स। अब अगर इन चीज़ को लिखना चाहो तो आप डिफिनीशंस के फॉर्म में ज़रूर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अगर किसी के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो इसमें क्या होता है? रेट बराबर होना चाहिए। कहेंगे घुलने की दर सोल्यूट पार्टिकल इज इक्वल टू सोल्यूट पार्टिकल बाहर आने की दर, ये दोनों बराबर हों। ये सिंपल भाषा में बताया हूँ, तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम्स। जैसे डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना होगा तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशंस, गोइंग इनटू सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, कह सकते हैं इज इक्वल टू या विल बी इक्वल टू, सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशंस में गया है तो क्या कहेंगे? विल बी इक्वल टू
solute particle out of the solutions equal to solute particle out of the solutions। अगर ये पार्टिकल जो है सोल्यूशन में गई और सोल्यूशन से उसी दर बाहर आ जाए तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि भैया हम इक्विलिब्रियम में हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या, जितना दूर में गया वापस फिर वही चले आए। तो यही चीज़ है, कोई प्रोसेस जा रही है फिर वापस आ रही है। यानी सोल्यूट पार्टिकल अगर घुला सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन से घुला हुआ पार्टिकल बाहर आ जाए तो इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं तो इन चीज़ों को भी हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम हमारा ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है? अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो मेरा ट्रिक्स है, हमने पढ़ाया था, हमने कहा था इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर किसने किया था, तो एक्सप्लेन करने वाले साहब थे लीचिटेरियल साहब, तो उसे कहते हैं लीचिटेरियन प्रिंसिपल्स। हमारा ट्रिक्स है इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन ये मेरा ट्रिक्स है, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, हमारा ट्रिक है। जैसे CPMT होती है इसे CPTI कर दो, ये देखो CPMT, M को हटाओ, T यहाँ I लगा दो तो क्या हो जाएगा CPTI। ये इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है। C का मतलब क्या है? कंसंट्रेशंस, P का मतलब क्या है? प्रेशर्स, T का मतलब क्या है? टेम्परेचर्स, और I का मतलब क्या है? इनर्ट गैस। ये मैं कहाँ पढ़ाया था? ये आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, कि ये चार चीज़ें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मतलब क्या? इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड हो जाएगी यानी रिएक्शंस आगे चली जाएगी, या फिर बैकवर्ड हो जाएगी यानी रिएक्शन पीछे हो जाएगी। तो ये बातें हैं। तो यहाँ तो मैं एक्सप्लेन करूँगा टेम्परेचर से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ें आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, तो ये वर्ड है टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या किया? चीनी लिया, पानी में डाल दिया। एक तरीका तो ये है कि वेट करिए, कुछ चीनी घुल गई, कुछ हो सकता पड़ी है नीचे, उसका टेम्परेचर नाप लीजिए। तो हो सकता है टेम्परेचर आपने नापा, पानी था, टेम्परेचर चीनी डाला, तो हो सकता 25 डिग्री है। ये मान लो ये आपका कोई पॉट है, कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी भरा है और पानी में इसमें मान लो 250 ग्राम चीनी डाल दिया, और मान लो ये आपका 1 लीटर का है वाटर, पानी है, वाटर है। तो जब चीनी इसके अंदर आएगी तो हो सकता है कुछ चीनी घुल गई और कुछ चीनी कहाँ है? यहाँ पड़ी है या नीचे पड़ी है। टेम्परेचर नाप लीजिए, टेम्परेचर मस्ट बी गिवन। तो टेम्परेचर आपने देखा तो मान लो 25 डिग्री है, तो ये जरूरी नहीं है कि 25 डिग्री पे पूरी चीनी घुल जाए। यही चीज़ें आप चेंज कर दो। मान लो एक हलवाई है, उसने अपना लिया कढ़ा, उसमें पानी डाला, फिर चीनी डाल दिया। तो अगर उस टाइम कढ़ाई और चीनी के और सबकी पानी का टेम्परेचर देख ले, मान लो 25 डिग्री है, और फिर वो नीचे आग लगा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो देखो आग का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे आप चेंज करेंगे, मीन्स ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे आप चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बदल जाएगी। यानी इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से चीनी घुल जाएगी, सॉलिड घुल गई, तो टेम्परेचर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम बदल जाएगी। तो टेम्परेचर के चेंज से चीनी घुल जाएगी, यानी जो आपका सोल्यूट सॉलिड था वो घुल गया। तो टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम भी तो चेंज हो जाएगी। अब मान लो चीनी आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर आपका पहुंच गया 30 डिग्री या 40 डिग्री, मान लो 40 पहुंच गया, 40 पहुंच गया ये। अब आप देखेंगे कि हो सकता है फिर नया इक्विलिब्रियम आ गया। 25 डिग्री का इक्विलिब्रियम और था, अब 40 डिग्री इक्विलिब्रियम और हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम चेंज हो गई। अगर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी, अब क्या होगा? अगर चीनी पड़ी है मान लो थोड़ी सी, अगर उसमें से एक भी चीनी अगर पानी में घुली, सॉल्यूशन में घुली, तो उसमें घुली हुई चीनी बाहर आ जाएगी। फिर वही हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इक्वल टू डिजॉल्व सोल्यूट पार्टिकल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशंस।
ये दोनों दर फिर बराबर चलती रहेंगी, यानी टेम्परेचर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी। तो देखो CP/TI है। तो अगर यही चीज़ें थी, टेम्परेचर आपने बदल दिया तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगी। अब ये सवाल है, क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिड घुल जाती है? आपके सामने प्रूव है, चीनी में पानी लाओ, मतलब पानी में चीनी डालो और आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, देखो भी घुल जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड सोल्यूट की जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये लाइन हो गया आपका। तो ये चीज़ें आपको किसने प्रूव किया? अब आती है एक लाइन्स, जैसे एक लाइन लिख सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड इफेक्टेड बाय टेम्परेचर्स। ये हो गया। अब चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे आपका ये सोल्यूट था और प्लस सॉल्वेंट था, ये आपको मैं बता चुका है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, और ये आपके इक्विलिब्रियम आ गया, बन गया सॉल्यूशंस। दो चीज़ें होती हैं, जब टेम्परेचर की बात है तब भैया उसमें देखना होगा कि वो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। दो वर्ड याद रखिएगा। ये अगर मान लो डेल्टा एच, ये डेल्टा एच सोल्यूशन लिख दिया इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, ये इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव के फॉर्म में है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या बोलेंगे, इसको इंडोथर्मिक है। हमारा ट्रिक है भैया, हमने पढ़ाया था कि अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शंस है, और ये हमने पढ़ाया था ट्रिक से, और ये लिचिटेरियल से हमने बताया भी था कि अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शंस है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शंस आगे जाएगी, इसका मतलब डिसोल्यूशंस बढ़ जाएगा, ये कह सकते हैं। तो इंडोथर्मिक के लिए ज़रूरी है। तो इंडोथर्मिक लाइन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये रहा, कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस या इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, लेकिन रिएक्शन कैसा हो, इंडोथर्मिक। अब अगर उल्टा हो जाए, मान लो ये रिएक्शंस आपने पहचाना नहीं, ये कैसी है, डेल्टा एच सोल्यूशन यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस कैसा है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो है निगेटिव। निगेटिव मतलब कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन्वर्सली रिलेशंस होती है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ कि इक्विलिब्रियम में, इतना डिटेल पढ़ाया हूँ CP/TI कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता था। वहाँ का एक पार्ट पढ़ाया हूँ, CP/TI का सिर्फ यहाँ टी बता रहा हूँ आपको। इंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी में आग लगी हो किसी घर में, तो आप उस घर में आग बुझाएंगे या उल्टे घी डाल देंगे, तेल डाल देंगे। लगी हुई घर में आग, आप कभी आग नहीं बढ़ाएंगे, आप उसमें घी नहीं डालेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। अगर आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, घुलने बजाय सेपरेट होकर बाहर आने लगे। तो इसमें ये हो सकता है। तो आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर घटाया तो सोल्यूट पार्टिकल उल्टा घुल नहीं रहा है, कम हो गया। उल्टा कर दो, टेम्परेचर घटा दो, ये रहा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। ये चीज़ें आपकी जो है लिचिटेरियल साहब ने एक्सप्लेन किया था, एनसीईआरटी की बात थी। अब दो बात और आती है। दो बात क्या है, हमें पहले बोलना चाहिए लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक है सैचुरेशंस और एक होता है अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेशंस और अन का मतलब लगता है कि अभी और सैचुरेशन का मतलब कंप्लीट। देहाती भाषा में बोलते हैं हम तो सैचुरेट हो गए, हम तो लेटे पड़े हैं, सैचुरेट हो गए, पढ़ाई इतना करके सैचुरेट। इसका मतलब अब हमारे पास हिम्मत नहीं है। तो यही बात तो यहाँ भी यूज कर लो ना। क्या वर्ड है, एक होता है सैचुरेशंस, एक होता है अनसैचुरेशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और एक होता है अनसैचुरेटेड। ये रहा,
अन का मतलब नहीं, और हम तो यार सैचुरेशन होंगे, हम तो पढ़े, हमारी हिम्मत नहीं है। तो यही चीज़ है, अगर कोई सॉल्यूशंस बना हुआ है उसमें और अगर आप सोल्यूट पार्टिकल घोलना चाहते हैं तो नहीं घोल सकते, उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड मतलब कोई सॉल्यूशंस है उसमें और भी सोल्यूट पार्टिकल आप घोल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अभी यार मेरा अनसैचुरेशन नहीं, अभी सैचुरेशन नहीं आया, अभी हम और दबा सकते हैं और खा सकते हैं, इसका मतलब और भी अभी आप ठूस सकते हैं। ये यही चीज़ें हैं कि आप सॉलिड को और भी घोल सकते हैं। तो ये सॉलिड को इसमें और घोल सकते हैं और इसमें आप नहीं घोल सकते। कब? टेम्परेचर मस्ट बी गिवन। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है हम भैया था उसके बाद डकार ले लिया हमने, अगर फिर ठूस लिया, नहीं, आग हमने लगा दिया और घोल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। टेम्परेचर मस्ट बी गिवन। आपको बार बार बोला हूँ, जो भी चीज़ होगा, जो भी आप लेंगे सॉल्यूशंस, जिस चीज़ का बनाएंगे उसका सॉल्वेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टेम्परेचर मस्ट बी गिवन, ये वर्ड होना चाहिए। अब अगला आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बातें हमने बताया, ये सब बता दिया। अब आती है आपकी चीज़ें, अगला ये सॉलिड जो है, आपसे एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि भैया सॉलिड के ऊपर हम प्रेशर लगा के कुछ नहीं कर सकते। जैसे होता नहीं है कि आप दीवार पे लात मार रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी हेडिंग क्या है? सॉलिड सोल्यूट है, डिजॉल्व इन लिक्विड में। तो अब आते हैं प्रेशर की बात। तो कोई सॉलिड है उसको दबाओ तो दबेगी नहीं, कंप्रेस ही नहीं होगी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपने हमने पहले बताया था चौथे पॉइंट में गैस के लिए है, तो हम पढ़ा क्या रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका मतलब है नो इफेक्ट, ये कोई इफेक्ट नहीं होगी, नो इफेक्ट। यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आती है सॉलिड को सोल्यूशन लिक्विड में डिसॉल्व करना। क्या रीजन है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है? कहेंगे जब आप प्रेशर लगाते हैं तो सॉलिड या कोई लिक्विड हो वो कंप्रेस नहीं हो पाता है, दब नहीं पाता है। जैसे मान लिया पत्थर लिया या कोई सॉलिड चीज लिया, उसको दबा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पार्टिकल के बीच में कंप्रेशन नहीं आ पाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एक लाइन कहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हैव नो इफेक्ट बाय द प्रेशर्स ड्यू टू, रीजन होगा सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल्स, इनकम्प्रेसिबल यानी कंप्रेस नहीं होंगे। जब कंप्रेस ही नहीं होंगे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो प्रेशर केस को अगर आप प्रेशर सॉलिड पे लगा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें कंप्रेशंस नहीं आती है। तो ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड पे नहीं आता। आता कहाँ पे है? मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो अब अगला हेडिंग है सॉल्युबिलिटी ऑफ ये गैस इन लिक्विड्स, ये पढ़ाता हूँ, इसमें मिलेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड्स। यानी कोई गैस है उसको हम लिक्विड में अगर हम सॉल्युबल कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तब क्या होगा? ये आप प्रैक्टिकली जानते हो यार। हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब हम लोग आप जो है नॉर्मल रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, बहुत सारे सांप, बहुत सारे जीव पानी के अंदर होते हैं। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम ये प्लेन जगह पे हैं, ज़मीन पे हैं, यहाँ पे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। तो डिजॉल्व का मतलब ऑक्सीजन कहाँ होगा? पानी में घुला होगा। तो हेडिंग भी वही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यानी ऑक्सीजन पानी में घुली होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 1 लीटर आपने पानी निकाला था समुद्र में और कितना ppm ऑक्सीजन था, तो उसका आंसर आया था 5.8, यानी बहुत कम होता है ppm। यानी ये आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होती है, यानी ppm में होती है, पार्ट पर मिलियन में होती है। तो सिंपल मैंने प्रूफ दिया था आपके पहले लेक्चर्स में। तो आते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कहेंगे बहुत सारी गैसें डिजॉल्व इन वाटर में होती है, तो कहेंगे मेनी गैस डिजॉल्व इन वाटर्स। पानी के अंदर बहुत सारी गैस जो है डिजॉल्व होती है, सही बात है। उसमें से आप
आप एग्जाम्पल जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होती है पानी के अंदर। कहेंगे O2 डिजॉल्व होती है इन वाटर स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में डिजॉल्व होती है, बहुत कम मात्रा में, कह सकते हैं स्मॉल एक्सटेंट या स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये ऑक्सीजन कम मात्रा में है तब भी तो यूज करते हैं कौन लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स कह सकते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक लाइफ वाले होते हैं, एनिमल के बजाय लाइफ एक्वेटिक लाइफ कर लो तो और सही रहेगा, वो यूज करते हैं। जैसे मछली है वो यूज करती हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से हेनरी साहब ने एक्सपेरिमेंट बताया था। तो ये बातें आपको पता हो गया कि बहुत सारे गैस पानी में डिजॉल्व होती हैं और जो है ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है, आप जानते हैं। तो आओ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट तो आप जानते हैं, कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ये लाइन बताता हूँ फिर बताता हूँ एक्सपेरिमेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस dissolved in water is affected by temperature and pressures। ये चीज़ें बड़ी खास हैं। यहाँ पे प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का जो है यहाँ रोल है कि अगर कोई गैस सॉल्वेट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो उसका इफ़ेक्ट देखा जाए टेम्परेचर पे क्या होगी, प्रेशर से क्या होगी, इसका एक्सपेरिमेंट। तो और एक्सपेरिमेंट बताते हैं। ये हेनरी का एक्सपेरिमेंट है, फिर हेनरी लॉ पढ़ाते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ये है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है प्रेशर का, आपको दिखता होगा आराम से। ये जो है ये कोई जार है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये गैस है और इसमें सॉल्यूशन है, यानी कुछ गैस भी है और साथ में इसमें सॉल्वेंट भी है, यानी सॉल्यूशन बना है। आपने किया क्या, इसमें आपने एक W1 वेट रख दिया पिस्टन पे। तो पिस्टन अगर आपका मूवेबल है यानी मूव कर सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है। तो और देखें प्रेशर का इफेक्ट कैसे आता है। ये था तो कुछ प्रेशर लगा होगा, थोड़ा वेट रखा है, हमने वेट बढ़ा दिया, वेट हमने 3 कर दिया, W1 W2 W3। अब देखो पिस्टन अगर मिलाए तो पिस्टन यहाँ रखा था, अब पिस्टन दब के नीचे आ गया। देखो पहले गैस यहाँ थी, अब अगर ये यहाँ आ गई तो जगह कम बचा, तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो गैस पास पास आ जाएंगे। यानी वॉल्यूम आप समझते हैं प्रेशर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, ये वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम इतना बचा, वॉल्यूम इतना कर दिया, देखो वॉल्यूम इतने बचा। तो यानी इतना गैस थी, इतना जगह है। देखो इसे मान लो तुम ही हो, एक रूम में 2 लोग रहे हो, बड़ा सा रूम है, खूब दौड़ भाग कर रहे हो, उठा के एक छोटे मोटे जेल बना दिया इतना बड़ा लोहे का, उसमें 2 लोग को बैठा दिया। बस यही चीज़ें हैं। यानी क्या हुआ, अब वॉल्यूम कम कर दिया, तो जब वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी, तो प्रेशर बढ़ेगी तो कोलिजन भी बढ़ेगा, टक्कर भी बढ़ेगी। होगा क्या, इसके सरफेस के ऊपर जो टकराव खूब होगी, और टकराव होके अगर गैस नहीं भी चाहेगी अंदर आना तब भी आएगी। क्योंकि भैया जैसे टाइटैनिक मूवी देखा होगा, जब उस पूरी टाइटैनिक फटती है उसमें पानी भरता है तो लोग भागते हैं ऊपर। तो पहले इतना बड़ा एरिया टाइटैनिक का, अब जहाज की इतनी तो इतने, फिर पानी ऊपर आ रहा तो गले तक, फिर डूब के मर गए। सेम चीज़ें यहाँ पे है, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाते हैं तो जब जगह वॉल्यूम इतनी बड़ी थी, इतना गैस का एरिया है, तो वॉल्यूम जब यहाँ जाएगी तो गैस कहाँ आएंगे, पास पास। तो ये लिखते हैं मैंने, नाउ इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर जब बढ़ाएंगे ओवर द सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। 3 आपके वेट रखे हैं, तो कह रहा फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस इनटू स्मॉल वॉल्यूम, यानी गैस क्या कंप्रेस हो गई, पास पास में आ गई। तो पास पास में आएगी तो इस सरफेस से टकराव होगी, कुछ गैस यहाँ होंगे और बाकी सारी गैस जो है सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगी। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए
तो इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ और, इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ और, तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम रहेगी। अगर यहाँ टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया जाए तो मान लीजिए हम गिन के बोल रहे हैं कि इसके अंदर मान लो 100 गैस है और यहाँ बहुत सारी गैस है। अगर ये 100 गैस से एक गैस अंदर आई, यानी ये 101 गैस होना चाहेगी, तो एक गैस इसे बाहर चली जाएगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, या कहेंगे रेट ऑफ कह सकते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड एंटरिंग ऑफ गैस बाय द सॉल्यूशंस, यानी जाने की अंदर गैस जो घुलेगी उसी रेट से बाहर आने की दर हो जाएगी, ये कह सकते हैं आप। तो एक भी गैस अगर इसके अंदर आएगी तो उसी रेट से बाहर हो जाएगी। अब क्या किया आपने, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ी, एरिया कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम होगी। जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो इसका मतलब जो है गैस इसके अंदर आ जाएगी, इसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अगर मान लीजिए काफ़ी गैस इसमें, मान लो इसमें आपको मैं गिनती से बताता हूँ कि मान लो 500 गैस इसमें घुल गए, तो 500 से एक गैस अगर इसमें आएगा तो कहेंगे 501 हो गई, तो इसमें एक घुली हुई गैस बाहर आ जाएगी। ये नई इक्विलिब्रियम आएगी और इसका इक्विलिब्रियम अलग रहेगा। कब? जब टेम्परेचर प्रेशर मस्ट बी गिवन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली चीज़ें। अब इस एक्सपेरिमेंटली चीज़ को हेनरी साहब ने एक्सप्लेन किया, तो आप बताते हैं, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। सब जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी और वॉल्यूम कम होगी तो गैस का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये कब तक घुलती रहेगी? एक ऐसा दर आएगा, आप सुने होंगे, एक ऐसी रेट आएगी कि अगर एक भी गैस घुली तो घुली हुई गैस बाहर आ जाएगी, यानी रेट बराबर हो जाएगा। तो आते हैं आगे। अब आती है हेनरी लॉ। ये एक्सपेरिमेंट था, तो इसका एक जनरल तरीका हो गया कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। ये बात एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो ये हेनरी लॉ ही है, लेकिन हेनरी लॉ को मॉडिफाइड किया गया। किसमें? मोल फ्रैक्शंस एंड पार्शियल ऑपरेशंस में। तो मैं आपको डायरेक्ट हेनरी लॉ पढ़ा रहा हूँ और कैसे सवाल आता है वो बताता हूँ। तो हेडिंग है हेनरी लॉ। तो आपको हेनरी लॉ पढ़ाता हूँ। हेनरी लॉ क्या है? पहले तो यही है, ये किसके लिए है? तो आप कहेंगे कि हेनरी लॉ जो है, एक होती है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है गिनती, तो ये क्वांटिटी रिलेशंस है। अभी गिनती वर्ड है, एक गैस घुली तो एक गैस बाहर आई, तो क्या बोले? गिनती ना। 500 बोला, 200 बोला, ये मान के मैंने समझाया है। ये नहीं बताया है कि 500 गैस होती है यार, ये तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए होती है। हर चीज़ मोल में नापते हो, ठीक है? मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ में नापते हैं, मोल्स में नापी जाती है। तो हम एक सिंपल तरीका समझाया था आपको। अब आती है बातें हेनरी लॉ। तो कहेंगे किसके लिए है? तो कहेंगे ये जो है एक क्वांटिटेटिव रिलेशंस है। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव रिलेशंस। ये क्वांटिटेटिव रिलेशंस के लिए है, यानी इसका मतलब है कि ये रिलेशंस किसके लिए है? गिनती के लिए रिलेशंस है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशंस। तो आओ देखते हैं क्या इनका डिफिनीशन था। तो कहेंगे डिफिनीशन है द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैस इन वेपर फेज। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे कह सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शंस की। मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस इन सॉल्यूशंस। मोल फ्रैक्शंस
ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। ये पार्शियल प्रेशर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शंस। पार्शियल वर्ड समझते हो, इंडिविजुअल की बात होती है, इंडिविजुअल एक की, तो डाल्टन्स लॉ भी लगा सकते हैं, बहुत सारे प्रेशर को जोड़ दीजिए पार्शियल तो टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो ये भी हेनरी ने यूज किया था। तो अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो आएगा KH इंटू एक्स। तो ये KH क्या है? हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट्स। ये इन पे हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ये KH जो वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एक चार्ट बना हुआ है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियान का, आर्गन का, सबका चार्ट बना है। तो इसका मतलब KH वैल्यू जो होगी डिफरेंट होगी डिफरेंट गैस के लिए, अलग अलग है। जाके देखिए तो अलग अलग पूरा चार्ट है बना है, तो अलग अलग गैस, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग टेम्परेचर भी ध्यान देना। तो इसका मतलब KT जो होगी, सॉरी KH होगी, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस, ऐसे कह सकते हैं। KH यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस की अलग वैल्यू होती है, नेचर ऑफ गैस। ये कह सकते हैं कि KH की मतलब डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी अलग अलग गैस की अलग वैल्यू होगी, ये कह सकते हैं। डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस के लिए ये भी कह सकते हैं, KH जो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस के लिए। चार्ट में देखा अलग अलग वैल्यू दिया है। एक चीज़ और, अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो एनसीईआरटी में देखना ग्राफ बना है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना है। देखो P और X में ग्राफ है, तो रिलेशन कैसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगी। अब मोल फ्रैक्शन बढ़ा चुका हूँ, उसका मोल अपान टोटल मोल, तो गैस की मोल हो गई, और गैस किस में घुली है? सोल्यूशन में, तो उसका मोल अपान टोटल यानी सोल्यूशन का मोल, इससे निकालेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए है, तो इसलिए किसका रिलेशन है? क्वांटिटेटिव रिलेशन से, इंडिविजुअल रिलेशन से। तो अगर आप देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था किसके ऊपर? HCl के ऊपर। तो HCl के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्राफ में जाएंगे तो वहाँ ग्राफ बना होगा, ठीक है। ग्राफ एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मोल फ्रैक्शंस ऑफ HCl, यानी HCl गैस के फॉर्म में वो भी होती है, तो गैस के फॉर्म में HCl ले लिया, फिर पार्शियल प्रेशर लिया, टार में लिया, ये भी प्रेशर की यूनिट होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी अगर आप मोल फ्रैक्शन, ये प्रेशर है तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन। बात है इस पे और अभी, तो मैं इसको और बताता हूँ। ये ग्राफ हो गया, आगे चलते हैं। आपकी जो है देखते हैं KH सॉल्युबिलिटी और KH में रिलेशंस क्या है, अलग अलग जो है। ये भी आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी और KH में एक रिलेशंस क्या होती है, पूछा हुआ है। KH में ध्यान रखिएगा, अगर किसी की KH वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और किसी की सॉल्युबिलिटी कम है, ज़्यादा है, तो उसकी KH वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी और KH में अलग अलग रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ और है, KH वैल्यू बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा? ये लाइन जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। KH वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो कहेंगे KH वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ा देने से KH वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ये पॉइंट याद होना चाहिए। इसको मैं एक्सपेरिमेंट, आप एनसीईआरटी पे जाएंगे, एनसीईआरटी पे चार्ट बनी हुई है। अब क्या होगा? एक वर्ड और यहाँ लिख सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। अगर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई गैस आप प्रेशर लगा के घोल दिए, घुल गई। अब आपने आग लगा दिया नीचे से, तो जैसे आग मिलेगी गैस को, गैस फैलना स्टार्ट होगी। तो घुलनी तो लिक्विड में घुले बजाय कहाँ आ गई? बाहर। तो घुलना बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये चीज़ आप
किसी चीज़ को प्रेशर पिस्टन विस्टन लगा के डिब्बा में पानी में भर के भरा और नीचे डिब्बे से आग लगा दिया, तो देखना क्या होगी, गैस बाहर भागना चाहेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो लाइन लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस या गैसेस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये लाइन कह सकते हैं। यानी टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कहेंगे टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ठंडी और गर्मी दोनों मिलती है। होता क्या है, अब ये लाइन आपने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये लाइन, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी गैस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसमें गर्मी भी आती है और ठंडी भी आती है। तो गर्मी आएगी तो क्या होगा, गर्मी आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा घुली या कम, कम घुली होगी। तो दो चीज़ें, अगर मान लो एक्वेटिक लाइफ है या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए वो क्या चाहेंगे कि हम बहुत कंफर्ट जोन में रहें, तो उनके लिए क्या अच्छा है, उनको ऑक्सीजन अच्छा मिलना चाहिए। तो उनके लिए दिन कौन सा अच्छा रहेगा, महीना कौन सा अच्छा रहेगा, यानी ठंड वाला, यानी टेम्परेचर कम हो। तो एक्वेटिक लाइफ वाले चाहेंगे कि वो कंफर्ट होना चाहेंगे, तो वो जो है चाहेंगे टेम्परेचर कम हो। अगर समर सीजन आ जाए, समर का मतलब गर्मी आ गई, और जब गर्मी आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, कम घुली होगी, तो उनको परेशानी होगी ऑक्सीजन लेने में, तो वो आराम से कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। तो एक्वेटिक एनिमल अगर कंफर्ट में रहना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या कर दीजिए, कम, यानी ठंडी मौसम अच्छा रहेगा उनके लिए। ये लाइन आप कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ठंडियों में कंफर्ट रहेंगे। कंफर्ट क्यों रहेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगी। गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से जो उसमें ऑक्सीजन घुला रहेगा वो कम घुलेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ आसान है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब अगला बात आती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ हम पे। तो अगर आप जाएंगे, टेबल है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक टेबल बना होगा 2.2 का, तो उसमें एक टेबल बना होगा, तो सबका अलग अलग टेबल दिया है। जैसे मान लीजिए टेबल में जाएंगे तो N2 लिखा होगा, N2 ऑक्सीजन और O2 ये भी गैस के फॉर्म में है। और इनको हम देखते हैं कि इनका टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, यानी टेम्परेचर है इनका और केल्विन में लिया है। तो टेम्परेचर हम दोनों कॉमन कर देते हैं। कॉमन करना मतलब 293 केल्विन किया और 293 केल्विन किया, तो KH वैल्यू देखते हैं कितना आएगी। तो KH वैल्यू देखेंगे, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, सॉरी टेम्परेचर सेम है, गैस अलग अलग है, नेचर बदल गया। हमने क्या कहा था, KH वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। तो देखो KH वैल्यू, ऑक्सीजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, नाइट्रोजन अलग गैस है, तो इनकी KH वैल्यू देखो कितना आएगा, ये होगा 76.48 और इसकी होती है 34.86। नहीं समझ में आया, हमने पीछे क्या बताया, KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। ये देखो N2 अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, तो KH के लिए अलग अलग हैं कि नहीं, तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, यानी नेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर हमने सेम कर दिया, सब कुछ सेम कर दिया, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। अब एक चीज़ और, हमने कहा KH वैल्यू बदल जाती है, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, यानी KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ये भी कह सकते हैं। और देखते हैं, हमने यही चीज़ें बदल दिया, आपकी N2 है और ये O2 है, टेम्परेचर चेंज कर दो। टेम्परेचर 293 था, 293 आपको दोनों टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 303 केल्विन और 303 केल्विन बढ़ा दिया। अब KH वैल्यू देखो, इसकी KH वैल्यू किताब में जाके देखना, टेम्परेचर बढ़ाने से KH वैल्यू बढ़ जाती है। देखो कितना होगा, 88.8 और इसका आपको मिलेगा 46.8। देखो 76 था तो 88 हो गया, 34 था तो 46 हो गया। टेम्परेचर के बढ़ाने से अलग अलग गैस की KH वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, टेम्परेचर सेम रखने से
नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, यानी इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग लिखी है। तो जो मैंने नीचे दिखाया, लिखा नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर के इंक्रीज करने से केज वैल्यू बढ़ जाती है। दोनों चीज़ प्रूफ आपके सामने है, ये दोनों चीज़ें प्रूफ हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी में कई सारी चार्ट बनी हैं, ये बातें आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। हेनरी लॉ की 2 पॉइंट और है, बता देता हूँ, फिर हेनरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी। ये तो एनसीईआरटी की बातें हुई, एनसीईआरटी यहाँ पे ख़त्म करती है और उसके बाद एनसीईआरटी नहीं बोलती है, लेकिन सवाल ज़रूर पूछती है। तो सवाल पूछती है तो ये रहा नोट्स। नोट में पहला पॉइंट, ये आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे एनसीईआरटी का तब उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। क्या है? अमाउंट ऑफ गैस। अब क्या बोल रही है, हमने क्या बताया, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब क्या कर रही है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम्स। तो इसमें एक पॉइंट लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम्स, पर यूनिट वॉल्यूम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर्स, या प्रेशर कह सकते हैं ये। अब अमाउंट की बात बोल दिया, यानी डब्लू की बात बोल दिया, कह रहा है डब्लू हो या एम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर, ये रहा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के। पार्शियल प्रेशर कितना अमाउंट, अभी क्या था, पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस का मतलब यार कितना मोल है और पूरे का मोल है, मोल फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये वही वर्ड आई है, अमाउंट सिर्फ गैस की बात बोल दिया। तो इसको हटाओगे तो क्या आएगा, एम इक्वल टू के एच, ये पी। अगर इसकी के एच वैल्यू निकालेंगे या यूनिट निकालेंगे तो एम अपान पी, तो कह सकते हैं ऊपर ग्राम अपान एटमॉस्फेयर, ये यूनिट हो जाएगी, यूनिट कह सकते हैं। या रिलेशंस निकालना चाहेंगे तो m1 अपान m2 इक्वल टू p1 अपान p2, ये कह सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी आया था, जैसे कैसा कि क्वेश्चन बता देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। अमाउंट में कितना गैस घुलेगी, ठीक है, पर यूनिट, एक यूनिट वैल्यू में। तो ये नोट्स नंबर फर्स्ट में आपको देखते हैं, तो ये रहा। जैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इथेन, पार्शियल, तो एक क्वेश्चन ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 6.56 10 के पावर -3 ग्राम्स ऑफ इथेन इज 1 बार। तो यानी ग्राम दिया है, अमाउंट यानी एम दिया है, तो आपके पास फार्मूला था, यानी अमाउंट दिया है 6.56 10 के पावर -3, प्रेशर कितना दिया है P1 1 बार। फिर कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम, यानी M2 दिया है 5.0 10 के पावर -2 ग्राम। तो प्रेशर पूछ रहा है, कह रहा है इथेन, देन व्हाट विल बी दी पार्शियल प्रेशर्स, यानी P2। तो आप कह सकते हैं M1 अपान M2 इक्वल टू P1 अपान P2। M1 आपका दिया है 6.56 10 के पावर -3, और ये है 5 × 10 के पावर -2, ये है 1 अपान P2। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 के पावर -2, 6.56 10 के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी ऊपर 10 हो जाएगा। तो P2 यानी जो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 6.56, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.6 बार के आसपास, काट जाएंगे 7.6 बार। ये हो गया, ये हेनरी लॉ का ही फार्मूला है। बस एक लास्ट फार्मूला है, उसको बता देते हैं। लास्ट इन 3 फार्मूले से एक ही फार्मूला जो मेन है उसी से बनाया गया है। इस पर क्वेश्चन अक्सर आता है, आप यूज कर सकते हैं इसको। आप इसको यूज कर सकते हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस जो है मोल अपान लीटर में। तो कहेंगे दी सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, दी सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस
मोल अपॉन लीटर में यूज कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मोल अपॉन लीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर्स, प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर्स। तो इसका मतलब S के फॉर्म में ले लो, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के, तो हटाएंगे तो आएगा KH इंटू P, तो KH इजकल टू हो जाएगा S अपान P। तो S को किस में लिए है, मोल अपान लीटर, और नीचे है एटमॉस्फेयर, तो यूनिट लिख सकते हैं मोल अपान लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये आप इस पे लगा सकते हैं। ये आपके 3 चीज़ें हैं जो मेन हेनरी से 2 फार्मूले और बनाए गए हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये भी जानते हैं एनसीईआरटी में है कि जो है आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी प्रेशर्स कम होते हैं, तो आपको सफोकेशंस होगी, आपको दिक्कतें होती हैं, सांस फूलती हैं। सेम चीज़ें जब गोताखोर होते हैं, जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं सिलेंडर लेके, तो वहाँ भी जो है इतनी तेज़ प्रेशर्स होती है कि जो हम सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें मिक्सचर्स होते हैं, और वो डायरेक्ट जो है मिक्सचर प्रेशर की वजह से जब वो बाहर पे आते हैं, जब सरफेस से बाहर आते हैं, तो उनकी डायरेक्ट जो है लंग्स में सप्लाई होती है, और वही जो है फिर जाके आपके ब्लड में जाती है। तो जो गोताखोर होते हैं वो बहुत लाइफ तक नहीं जी पाते हैं, यानी उनके जो है बॉडी में या उनके जॉइंट्स में पेन होते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो है आपको आगे पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज तक लेक्चर यहीं तक।